हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट, इंडक्शन, सोशलाइजेशन के बारे में एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट एक प्रोसेस होता है असाइन करने का एक स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। इससे पहले हम लोग ने सिलेक्शन पढ़ा था। हमने सिलेक्शन तो उसका कर लिया, उसको अपॉइंटमेंट तो पकड़ा दिया, अपॉइंटमेंट लेटर, बट नाउ यू हैव टू गिव हिम सम जॉब कि भाई वो काम क्या करेगा। तो दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उसको एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन देना, हम उसको प्लेसमेंट कहते हैं। इट मीन्स कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है जॉब की वो उसके क्वालिफिकेशन से मैच करें। उसके बाद है प्लेसमेंट को हम लोग जॉब असाइन करना कहते हैं। असाइनिंग द जॉब में कोई न्यू जॉब हो सकती है या फिर डिफरेंट जॉब्स उसमें हो सकती हैं जो हम उनको दे रहे हैं, जिसमें इनिशियल असाइनमेंट ऑफ जॉब टू न्यू एम्प्लॉय हो सकता है, उसको ट्रांसफर मतलब नए एम्प्लॉय को काम देना हो सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रमोशन या डिमोशन किया जा रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉय का। इन एनी ऑफ द केस ही इज बीइंग प्लेस्ड टू अ स्पेसिफिक वर्क। फिर है राइट प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स का कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर हम सही इंसान को सही जगह पर फिट करते हैं तो उससे आपका जो लेबर रेट है वो कम हो जाता है। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर भाग भाग के नहीं जाएगा कहीं, वो कम हो जाता है। एब्सेंटिज्म रेट कम हो जाता है, वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हॉलीडेज नहीं लेगा। देयर इज इंक्रीज्ड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, और जो एक्सीडेंट्स है वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम मिल रहा है और वो उसको सही से करता है। देयर इज इंक्रीज्ड मोरल ऑफ वर्कर, द पर्सन इज हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, एंड देयर इज ह्यूमन रिलेशंस, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे हैं, मतलब उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट। तो उसके बाद दिया हुआ है कि जब भी हम लोग प्लेसमेंट का डिसीजन लेते हैं तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट आपसे ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय को अगर हम लोग जॉब पे प्लेस करते हैं तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जो भी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए जो जॉब में चाहिए। आईसाइट हुआ, हियरिंग हुआ, स्ट्रेस हो गया, तो इतना अगर उसको कोई कोई वर्क है जो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है तो वो काम उसको तभी देना चाहिए व्हेन द पर्सन इज एबल टू वर्क अंडर दैट मच प्रेशर। जॉब जो है वो एडजस्ट नहीं होती है क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग। हमको उस एम्प्लॉय को ऐसा मतलब अगर नहीं भी उसके अंदर वो वाली क्वालिफिकेशन है तो हमें उसको स्किल्स नहीं है तो हमें उसको ट्रेनिंग के थ्रू वो सिखानी पड़ेगी, लेकिन जॉब में हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जॉब प्लेसमेंट प्रोफाइल चार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द सेंस कि हम लोग ये देखते हैं कि वट एवर आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स और जो भी फिजिकल जो भी वर्किंग एबिलिटीज है किसी भी पर्सन की, उन दोनों को मैच किया जा रहा है, वो होता है जॉब प्लेसमेंट प्रोफाइल चार्ट्स। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला हम लोग ने पढ़ लिया जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या बोलती है। फिर दूसरा है सूटेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास कि भाई इफ अ पर्सन हैज टू बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट। डेटा एंट्री के लिए तो चलो ठीक है हम 12th पास को भी कंसिडर कर लेंगे, बट इन केस मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए तो उस पर्सन ने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी होनी चाहिए जिसमें सेल्स उसका सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सूटेबल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ना ही ओवर क्वालिफाइड चाहिए ना ही अंडर क्वालिफाइड चाहिए। वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन कम्स एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू द जॉब इंक्यूमेंट। क्या बोला गया है इसमें कि जो एम्प्लॉय है दैट शुड बी प्रोवाइडेड विद अ कंप्लीट फैक्ट्स रिलेटिंग टू द जॉब, मतलब कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि जॉब किस चीज के बारे में है। वट एवर आर द नेसेसिटीज इंक्लूडिंग द वर्किंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द फर्म। ठीक है, जॉब इंक्यूमेंट इन द सेंस कि वट एवर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज he should be made known कि whatever rewards will be given to him, अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको क्या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, वो सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। देन कम्स कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, मतलब प्लेसमेंट डिसीजन में ये सारी चीजें शो होनी चाहिए कि एक एफर्ट होना चाहिए
should be made to develop a sense of commitment, loyalty and cooperation in his mind, that he may realize कि जो उसकी responsibilities हैं towards the job, मतलब उसको वो समझ में आए. There should be an effort, एक commitment होना चाहिए, एक loyalty होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. उसको जो भी और पर्सन है, जो भी न्यू कैंडिडेट है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में फिट करने के लिए, सो दैट उसको ऐसा लगे कि हाँ ही इज ऑल्सो वर्दी और उसको भी एक अच्छा काम मिला है करने के लिए. ओके, देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी. जो प्लेसमेंट है इनिशियल पीरियड में वो टेम्पररी होती है, क्योंकि देयर आर लाइकली टू बी चेंजेस जो कि ट्रेनिंग तक होते हैं, जैसे कहा जाता है प्रोबेशन पीरियड में हो, सो दैट आप भी सीख पाओ, द ऑर्गेनाइजेशन भी फिट हो पाए चीजों को लेकर के. तो एम्प्लॉय को जो कभी भी अगर वेन एवर एम्प्लॉय इज वर्किंग और उसको अच्छा लेवल से समझ में आ गई हैं चीजें, तो फिर उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर वो अपना बेटर परफॉर्म कर सकता है. फिर है प्लेसमेंट के कुछ बेनिफिट्स इसमें दिए हुए हैं कि वट एवर इज इन्वॉल्व इन अ जॉब, हम लोग उसको सही से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन द सेंस आपको यू कैन गेट एक्सपीरियंस इन द करियर, जो भी आप चाहते हो परस्यू करना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है व्हेन यू लीव द स्कूल. देन यू हैव एम्प्लॉयर्स रेफरेंस फॉर फ्यूचर जॉब्स और कोर्सेज, कि एटलीस्ट आपने अगर 4 जगह में भी काम किए तो एटलीस्ट आपके पास उनका रेफरेंस होता है और आपकी सीवी भी एनहांस होती है इससे. ओके, then moving towards induction. Induction क्या होता है? whenever an employee is placed in an organization, तो हम उसको नई नई चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से उसको उसका परिचय करवाते हैं. तो दैट इज नोन एज इंडक्शन, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच employees adjust or acclimatize to their new jobs and working environment से और new job से वो adjust करते हैं. ठीक है, फिर एक as part of orientation, और इसी का ही हिस्सा जो होता है वो orientation इसमें आता है, जो कि एक specific event है जो एम्प्लॉयज को करवाया जाता है, मतलब और सोशलाइजेशन उसमें होता है, जिसमें द न्यू एम्प्लॉय स्टार्ट्स बिल्डिंग वर्किंग रिलेशनशिप्स विद न्यू टीम्स. फिर कुछ सम पीपल जो वर्ड है ऑन बोर्डिंग उसको भी यूज करते हैं. ऑन बोर्डिंग क्या कहता है? दैट टू कवर द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को कवर करना, मतलब टू इंक्लूड द होल प्रोसेस, जब से इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आता है, फिर वो ज्वाइन करता है थ्रू टू अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस के बेस क्या है, और उसके बाद फाइनली टू गेट अप देयर स्पीड रोल्स. ठीक है, मतलब अपनी रोल्स को समझना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं. फिर इंडक्शन प्रोग्राम जब आप कंडक्ट करवाते हो तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें जो आप कंपनी के में मेंशन करते हो. तो सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री, विजन, उनका मिशन, उनकी फिलॉसफी क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करता है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी की हायरार्की क्या बोलती है, हु इज एट द टॉप, हु इज एट द लोअर लेवल, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय सर्विसेज क्या क्या है, देन एम्प्लॉय की एक्टिविटीज, व्हाट थिंग्स आर देयर जो उसमें होती हैं, अदर एनी सॉर्ट ऑफ क्लब्स हैं, क्रेडिट सोसाइटीज हैं, देन पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बोला गया है इसमें, देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स इफ एनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इसमें बोली गई है कि इफ देयर आर एनी. फिर है ग्रीवेंस प्रोसीजर, सेफ्टी मेजर्स, बेनिफिट एंड सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग और प्रमोशन और ट्रांसफर फैसिलिटी भी इसी में आता है, करियर एडवांसमेंट स्कीम और काउंसलिंग फैसिलिटी इसमें आती है. ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन, कि इंडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तो उसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट एम्स टू अचीव और अकम्प्लिश कुछ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दिस फंक्शन. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि प्रोवाइड करती है असेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए कि वो प्रोडक्टिव रहें, फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कंपनी क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है अपने एम्प्लॉयज से, उसके बारे में, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए न्यू एम्प्लॉय को मैनेजर से इंट्रोड्यूस या टीम लीडर्स और सबॉर्डिनेट से इंट्रोड्यूस करने के लिए, और गुड रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से.
ओके, फिर इसके बाद दिया हुआ है कि 5 रीजन कि क्यों इंडक्शन प्रोसीजर जो है वो जरूरी है। वो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस बता देते हैं कि आपसे कंपनी, अगर इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, तो आपसे कंपनी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक स्ट्रक्चर बता देती है कि न्यू टीम मेंबर जो है वो स्ट्रक्चर में कहाँ सेटल होगा जाके, मतलब उसका लेवल क्या है। वो नहीं कि मैनेजर के पास एकदम ही जा करके बैठ जाए और दोस्त कैसे हो, तो दिस इज नॉट द वे। वही चीज है कि उनको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। शोज प्रोफेशनलिज्म, इंडक्शन ये भी शो करता है कि हाउ प्रोफेशनल इज योर वर्क प्लेस, कि भाई चीजें अगर ढंग से समझाई जा रही है, ऐसे नहीं राह चलते कोई भी कंपनी पॉलिसी बता दी जा रही है। तो इफ अ प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड मीन्स द कंपनी इज प्रोफेशनल इन टर्म्स। then sets the scene, induction sets the scene for the inductees new role। वो पूरा मतलब पहले से कह लो कि एक प्लॉट बिछा देते हैं कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन में जो भी न्यू एम्प्लॉयज है वो कैसे आएंगे। एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस कि ओके द पर्सन जो भी न्यू कैंडिडेट है उसको पता है कि कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होते हैं। देखो, इफ वी टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो उसमें प्लेसमेंट, इंडक्शन, सोशलाइजेशन सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है। तो यू कैन, मतलब वट एवर सिलेबस आई हैव ऑफ वट एवर यूनिवर्सिटी, हम उसका बता रहे हैं इन जनरल, कि उसने सिर्फ एक टर्म दिया है। तो इन सब चीजों को पढ़ लो। हो सकता है कि इट कुड बी आस्क्ड यू इन डिटेल, और हो सकता है कि सिर्फ 1 वर्ड में पूछा जाए या 4 नंबर में पूछा जाए कि यू नीड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडक्शन, प्लेसमेंट और सोशलाइजेशन। तो उसके लिए होता है। तो अब आते हैं 4 तरीके के टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन। तो जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज और ऑर्गेनाइजेशन के करंट स्टेटस को समझाने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है, मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। फिर होता है डिपार्टमेंट इंडक्शन, जिसमें एम्प्लॉयज को हम ये समझाते हैं कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, उसमें क्या क्या है। द एम्प्लॉयज जो है वो लर्न करते हैं डिपार्टमेंट की प्रोसेस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पर ही हैज टू परफॉर्म हिज वर्क। ओके, उसके बाद है जॉब इंडक्शन। अभी तो हमने डिपार्टमेंट बता दिया कि आपको डिपार्टमेंट में किसको क्या आंसरेबल हो, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू। तो उसके बाद आता है कोई एक स्पेसिफिक जॉब जो उसको दी गई है, उसकी जॉब्स, ड्यूटीज, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना इंडक्शन, जॉब इंडक्शन का पार्ट है। एंड देन न्यू एम्प्लॉयज जो है दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द पर्सनल, जिससे उनको रोज रोज डील करना पड़ेगा। लाइक whosoever the person is answerable, किसके साथ आपको रहना है, कौन आपके पियर्स हैं, कौन आपके हेड हैं, वो सारी चीजें उसमें शो की जाती हैं। उसके बाद आता है इंडक्शन का प्रोसेस, जिसमें मेनली 3 पॉइंट्स आर ओनली देयर। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कंडक्ट, और उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन बोला गया है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू एम्प्लॉयज को वेलकम करता है। वो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु शुड गिव द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन देगा। तो न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल पॉलिसीज के, प्रोसीजर के और रूल्स के बारे में बताना होता है। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए जो एम्प्लॉय को इन सब चीजों के बारे में बताए। द पर्सन मे बी सीईओ, एचआर और सुपरवाइजर वो हो सकता है। फिर इंफॉर्मेशन उसको कैसे दी जाएगी, इट कुड बी गिवन थ्रू एम्प्लॉय हैंडबुक्स, मतलब उनको छोटे छोटे से नोटबुक जैसा कुछ प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो, फिल्म, सीडी, डीवीडी, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स पूरी प्रोवाइड कर दी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, वो प्रिंटिंग मटेरियल्स यूज करती है, ऑफिशियल वेबसाइट्स यूज करती है, ट्रेनिंग इवेंट्स और एम्प्लॉय हैंडबुक्स भी यूज करती है। The next question is कि what time period should be the information should be given, कि कितने समय में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, उनका जॉब रोल कैसा है, और द टाइम ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट किस समय पर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि
जहां पर where should the information be given, the information usually should be given before the staff members arrive. जो organization है उनको other staff members should let other staff members know the new employee will arrive. Therefore the staff members can arrange a time जब भी उनको अपने employees को जो भी information है that has to be provided. ओके फिर उसके बाद हम लोग कंडक्ट करते हैं इस स्टेज में. अभी तक हमने प्रिपेयर किया, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर किया कि कब कहाँ कैसे हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है. उसके बाद हम लोग एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेंगे, एक्चुअल में इंडक्शन प्रोसेस को करेंगे जिसमें द पर्सन इज प्रोवाइडेड विद द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी का नाम, विजन, मिशन, फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, टॉप मैनेजमेंट और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में. जब इनिशियल ब्रीफिंग खत्म हो गई है तो ही शुड बी टेकन टू द वर्क प्लेस और उसके बाद मैनेजर और टीम लीडर से उसको मिलवाना चाहिए. देन कम्स अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, जो लास्ट पार्ट है ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें जो न्यू एम्प्लॉय है ही शुड नॉट बी ड्रॉप्ड बाय इफ एनी प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन पीरियड. हेंस जो भी फॉर्मल और सिस्टमैटिक फॉलो अप है उसको पूछना चाहिए. मतलब जो मैनेजर या सुपरवाइजर है उसको एम्प्लॉय को पूछना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब कैसे कर रहा है, उसको समझ में भी आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है. जो करंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इज इट रीचिंग द नीड्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एंड द कंपनी नीड्स. और इवैल्यूएशन प्रोसेस अगर नहीं सही गया है तो फिर वो इट शुड फाइंड द वेज कि जो भी करंट प्रोग्राम है उसको कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए. देन एक बेसिक सा टर्म आता है ओरिएंटेशन, जो कहा जाता है कि इंडक्शन के जैसा ही होता है. तो इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यू कमर को वेलकम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रेडी करते हैं जॉब के लिए. ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एसिमिलेशन करते हैं, मतलब मिलवाते हैं न्यू ज्वाइनी को या परिचित करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से टू रिहेबिलिटेट him to a new workplace providing with basic information about the company. ये जो प्रोसेस होता है ये वन वे होता है, एक ही तरफ से सारा ज्ञान आ रहा होता है एंड इट इज टू वे. उसके बाद एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना और ये है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करना. इंडक्शन एक शॉर्ट टर्म चीज होती है, ओरिएंटेशन एक लॉन्ग टर्म चीज होती है. पहले हम लोग इंडक्शन करवाते हैं, उसके बाद देयर इज ओरिएंटेशन. तो इसमें क्या होता है, देयर इज डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और ब्रोशर ऑफ कंपनी की रूल्स पॉलिसीज और यहाँ पर प्रैक्टिकल ओवरव्यू होता है ऑफ ओरिएंटेशन. ओके देन कम सोशलाइजेशन. अब सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी न्यू मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड होता है दैट इज नेसेसरी, जो वहां पे रहने के लिए जरूरी होता है. ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू कमर जो है वो आउटसाइडर से इनसाइडर बन जाता है. जिसमें नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ इसके प्रोसेस है, प्री अराइवल, एनकाउंटर, मेटामॉर्फिस एंड आउटकम. तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्री अराइवल स्टेज. क्या बोला गया है कि ये जो स्टेज है जिसमें जो भी द पर्सन recognizes कि each individual arrives with a set of organizational values. हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी एक जॉब में अगर हाई स्किल्ड और मैनेजरल जॉब्स हैं तो न्यू मेंबर्स को कुछ एक प्रायर सोशलाइजेशन, एक ट्रेनिंग उसको उनको पता होनी चाहिए, मतलब काफी सारी चीजें. प्री अराइवल सोशलाइजेशन goes beyond the specific job. The selection process is used in most organizations to inform prospective employees about the organization as a whole. इसमें ये भी कहा गया कि in addition, of course, interviews in the select type to determine those who will fit in. तो क्या बोला गया है प्री अराइवल स्टेज में कि जो भी पर्सन है he should have gone through कुछ ट्रेनिंग उसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होनी चाहिए. Inappropriate phase during the selection process determines their ability to move into the organization in the first place. And success depends upon the degree to which the aspiring members have currently anticipated the expectations and desires of those in the organization in charge of selection. Okay, then moving towards the encounter stage, जिसमें सबसे पहली चीज बोली गई है कि अपॉन एंट्री इनटू द ऑर्गेनाइजेशन जो नए मेंबर्स हैं दे आर इन द एनकाउंटर स्टेज.
जिसमें देखो प्री अराइवल में क्या था, प्री अराइवल सेज कि हमें जो भी पर्सन है, जो भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, कंपनी में आ रहा है, तो वहां पर उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा। इंटरव्यूअर्स भी उसको चेक कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में भी उसको चेक कर लिया जाता है, तो वो हो जाती है मेरी प्री अराइवल स्टेज, जहां पर कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि वेदर द पर्सन इज फिट इनफ कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है कि नहीं। जब फिर आता है हमारा एनकाउंटर स्टेज। एनकाउंटर स्टेज कहता है कि जब भी एक नया पर्सन या कोई भी एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो न्यू मेंबर्स जो है वो एनकाउंटर स्टेज पे होते हैं। यहाँ पर वो जो भी पर्सन होते हैं, दे एनकाउंटर पॉसिबल डिकॉटमी बिटवीन देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द जॉब्स and their co-workers, their supervisors, the organization in general and reality। ठीक है, फिर अगर जो expectations हैं उनकी they have been more or less accurate, तो encounter state जो है it merely provides a reaffirmation of the perceptions जो उन्होंने earlier generate किया था। dichotomy क्या होता है? It is a division or contrast between two things that are represented as being opposed और entirely different। एक कह सकते हो कि किसी भी तरीके का स्प्लिट है, अगर जो इंडिविजुअल्स है वो मतलब डिफरेंस पा रहे हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके कोवर्कर से और ऑर्गेनाइजेशन से, तो हो सकता है कि उनको ऐसी चीजें कन्फ्रंट करनी पड़े। लेकिन अगर जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक समान है, उनके सेम है, तो वहां पर सिर्फ उनको रिअफर्म करना है कि चलो ठीक है, अच्छा है, सेम सेम चीजें हमको प्रोवाइड की जा रही जैसा कि मैंने सोचा था। बट यूजुअली क्या होता है, जो भी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए न्यू एम्प्लॉयज को एक सोशलाइजेशन स्टेज से गुजरना पड़ता है, वेयर दैट विल डिटैच देम फ्रॉम प्रीवियस अजम्पशन, और उनको एक कंपनी के नए प्लेस में ला करके खड़ा कर देंगे। ठीक है, एट द एक्सट्रीम कुछ न्यू मेंबर्स हैं जो टोटली डिसइल्यूजन्ड होते हैं विद द एक्चुअलिटीज ऑफ देयर जॉब्स एंड रिजाइन, एंड इट इज होप्ड कि प्रॉपर सिलेक्शन जो है वो उनके जो भी वट एवर कुड हैपन उनको कम कर देगा चीजों को। उसके बाद आता है द लास्ट वन, दैट इज मेटामॉर्फोसिस स्टेज, जिसमें सबसे पहली चीज बोली गई है कि वेन एवर अ न्यू मेंबर मस्ट वर्क आउट एनी प्रॉब्लम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एनकाउंटर स्टेज। तो दिस में मीन कि दे हैव टू गो थ्रू चेंजेस। जो लास्ट स्टेज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहते हैं, इट इज कंप्लीट एज इज द सोशलाइजेशन प्रोसेस। जब न्यू मेंबर जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, वेन एवर अ प्रॉब्लम अराइज, तो अगर वो उसको बता देता है एंड इट इज रिजॉल्व, द पर्सन इज कंफर्टेबल इन द organization, in this situation they will have internalized the norms of the organization। उन्होंने समझ लिए norms of their co-workers, they have understood everything, they have accepted these norms। new members जो है they feel accepted by their peers as trusted and valued individuals। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू मेंबर्स हैं वो एक्सेप्टेड फील कर रहे हैं कि भाई उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दे हैव गेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, नॉट ओनली their own task but also the rules, procedures and informally accepted practices as well। मतलब वो क्या कंसिडर करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, और उनके सिर्फ उनके खुद के टास्क नहीं, बट ये भी कि वट एवर आर द रूल्स प्रोसीजर्स और जो भी प्रैक्टिसेस है वहां की, वो सब उनको समझ में आ गई हैं। तो सक्सेसफुल मेटामॉर्फोसिस should have positive effect। ठीक है, it should have a positive effect in the organization। फिर दिया हुआ है कि कुछ benefits हैं socialization के, जो जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि वो initial orientation provide करता है of a new employee on the job। it helps new employee कि वो अपना जो रोल है उसको अच्छे से प्ले करे, चीजों को समझे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करे। और it also ensures कि rebellion type of employees जो होते हैं वो they either change the employees or are changed or expelled। मतलब कि यहाँ पर या तो are either changes of employees
कि या तो वहां पर एम्प्लॉयज को चेंज कर दिया जाता है या तो फिर दे आर एक्सपेल्ड। फिर सोशलाइजेशन और ये भी कहता है कि इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लेकर के आता है। देयर आर प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड देयर इज ऑल्सो जो भी एम्प्लॉयज है वहां पर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाती है। ओके, जिसमें क्या बोला गया कि टर्नओवर जहां पर एम्प्लॉय जो है वो भाग भाग करके चला जाता है और एब्सेंटिज्म जहां पर वो बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है। ओके, तो मेटामॉर्फिस की इन केस यू हैव टू राइट अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, अगर आपको चाहिए हो तो आप उसमें लिख सकते हो दैट इट इज अ चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ अ थिंग इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वन। जहां पर हमने ये समझाया आपको द पर्सन इज हैज एक्सेप्टेड द रोल जो उसको दिया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है, पहले वो समझने की कोशिश कर रहा था बट लास्ट स्टेज तक वो चीजों को एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो दैट इज व्हाट मेटामॉर्फोसिस is actually. Okay, so I hope you all have understood this much. Kuch, if means if you have liked the video, if you understood what was taught in the session, so you can share it with your friends as well. Do subscribe to my channel. Thank you.